हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर फुल चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं जो कि है ग्रेविटेशन। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए जिससे हर कॉन्सेप्ट आपको सुपर क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ उनको मिल जाए तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, और ये स्टोर सेक्शन में यहाँ पर क्लास 11 के फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी पीडीएफ या नोट्स अपने आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन क्या चीज होती है कि वो किसी भी मटेरियल, किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, एक बॉडी किसी भी तरह की बॉडी हो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अगर इन दोनों बॉडीज में से कोई एक बॉडी अर्थ हो जाती है तो उसे हम बोलने लगते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये बेसिक फर्क है। ग्रेविटेशन का मतलब दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स, और वो ग्रेविटी कब बन जाएगा जब दोनों में से एक बॉडी आपकी अर्थ हो जाएगी। तो अर्थ की या तो सरफेस पे कोई बॉडी हो या उसके आसपास हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी का फोर्स बेटा। फ्री फॉल क्या होता है? जब किसी भी बॉडी को आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी केवल अर्थ का फोर्स वहां पे लग रहा है, तब आप उसको गिराते हैं तो उसे बोला जाता है फ्री फॉल। यानी ये बेसिकली आप देखें तो वैक्यूम में ही संभव है। और अगर कोई हैवी बॉडी है, छोटी है, तो इसको इन नॉर्मल सिचुएशन हम फ्री फॉल मान लेते हैं। फ्री फॉल का फ्री फॉल दो वर्ड है ना, तो फॉल मतलब गिरना, फ्री मतलब कोई और चीज का फोर्स नहीं है, केवल और केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी गिर रही है, तो उसे आप बोलेंगे बेटा फ्री फॉल। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉडी फ्री फॉल में गिर रही होती है, मान लीजिए बॉडी जो है एक बॉल है सपोज करिए, और फ्री फॉल में गिर रही है, तो इसमें उस समय जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो एक्सेलेरेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, उस समय जो एक्सेलेरेशन होगा वो केवल अर्थ प्रोड्यूस करेगी, तो वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे बॉडी है, इसमें देखिए सेंटर की तरफ है, यहाँ पे बॉडी ले लेंगे तो भी आपका ये अर्थ के सेंटर की तरफ ही उसका डायरेक्शन होने वाला है। और ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो बॉडी है वो छोटी है या बड़ी। अगर एक साइकिल है तो भी वही स्मॉल जी लगेगा, और एक ट्रक है तो भी स्मॉल जी की वैल्यू वही होगी। तो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जी कांस्टेंट होता है, लेकिन जब आप पॉइंट बदल देते हैं, मतलब सरफेस, अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जाते हैं, तो जी की वैल्यू बदलती है। यानी अर्थ, यहां तो मैंने स्फेयर बनाई है, थोड़ी सी चपटी सी होती है ऐसे कह लीजिए, तो अगर यहां पे स्मॉल जी कुछ और होगा, इसमें स्मॉल जी कुछ और होगा, और यहां स्मॉल जी कुछ और होगा, लेकिन यहां पर जो स्मॉल जी होगा वो वही होगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है? तो अर्थ की सरफेस पे भी बदलता रहता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब आप अर्थ से ऊपर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, डेप्थ मतलब अर्थ में गड्ढा खोद के अंदर घुस जाइए, तो हाइट बढ़ाओ या डेप्थ बढ़ाओ या रोटेशन ऑफ अर्थ और इसकी शेप, इनकी वजह से स्मॉल जी पे फर्क पड़ता है, स्मॉल जी चेंज होता है। चार चीजें मैंने बोली हैं, हाइट, डेप्थ, रोटेशन की स्पीड, और साथ में शेप ऑफ द अर्थ, तो इस पे स्मॉल जी का फर्क पड़ेगा। वेट ऑफ द बॉडी क्या है? तो जब भी आप किसी बॉडी के मास को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेट बन जाता है। वेट एक्चुअली फोर्स है। तो अब क्या होता है कि अभी आप देखेंगे आगे कि जो वेट होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि स्मॉल जी बदलता रहता है, मास नहीं बदलता है, क्योंकि मास किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। तो स्मॉल जी की वैल्यू बदल रही है, इसलिए वेट किसी भी बॉडी का अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग निकल आता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ पाया जाता है, होता है। अब क्या है कि जो न्यूटन साहब तो उन्होंने बड़ी कमाल की चीज दी, जो काफी हम लोग को पढ़नी पड़ती है, कि अगर दो बॉडी पास में रखी हैं या दूर भी रखी है, कहने का मतलब दो बॉडी पास में है, दूर है, उनके बीच का अगर जो डिस्टेंस है वो r है, और इनका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे
हम ग्रेविटेशन का फोर्स बोल रहे थे, वो फोर्स कितना लगता है ये न्यूटन साहब बताए हमको। तो वो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। ये जो स्मॉल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मैं ग्रेवी लिख देता हूं और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख देता हूं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होने का मतलब है चाहे धरती पे रहो, चाहे सूरज पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ, कहीं जाओ, स्मॉल जी चाहे वैक्यूम हो चाहे ना हो, स्मॉल जी नहीं बदलेगा। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू भी आप याद करके रखिएगा, आपके लिए बड़ी काम की रहती है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब आपके यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बेसिकली वो कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का जो फोर्स का फॉर्मूला है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि जो फोर्स आप निकालते हो वो तो असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये बेहतर होगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। अब यहाँ पर देखिए ये दो बॉडी यहाँ रखी है, ये m1 है, ये उम्मीद कर रहा हूं दिख रही होगी, ये m2 है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो F12 है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी इस पर लगने वाला फोर्स जो सेकंड नंबर वाला लगा रहा है। पहला नंबर वो होता है जिस पे फोर्स लगता है, दूसरा नंबर वो लिखते हैं जो उस पे फोर्स लगाता है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 अगर आप लिख देंगे वेक्टोरली तो मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो कई किताबें अलग अलग मॉड्यूल यूज करती हैं, मतलब अलग अलग सिंबल यूज कर सकती हैं, एनसीईआरटी भी अलग कर लेती है कभी कभी। तो R12 ये आर कैप लिखा है, आर कैप 12 का मतलब होता है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, कहीं पे भी आप लिखाओ ये मैथमेटिक्स में इसी तरह चलता है, इसी को मानना चाहिए। R12 लिखने का मतलब है यूनिट वेक्टर एक से दो की तरफ। हमेशा यूनिट वेक्टर फिजिक्स में डायरेक्शन देने के काम में आते हैं, ठीक है। अब फोर्स ऑन 1 2 लिखा है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और आर कैप का मतलब है 2 1 का मतलब है ये जो, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए इधर था, तो ये R21 इधर से नापोगे तो इसकी विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस साइन लगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि 1 2 का डायरेक्शन 2 1 से अपोजिट है, और इसी तरह F21 लिखा होगे तो वो लिख दोगे। तो ये इसको पकड़े रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ये पूछा जाता है। अब यहां पर ये जो वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है इसका हमारे लिए इंप्लीकेशन या हमारे लिए फायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या निकलता है कि F12 और F21 में रिलेशन अगर आप देखें, जो मैं सीधे लिख रहा हूं अभी यहां से देखेंगे, तो -F21 आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो फोर्स होते हैं बेटा, ये एक्शन रिएक्शन के फोर्स होते हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज निकलती है, पहली बात जो यहां पे मैंने लिखी कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। दूसरी बात क्या है कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं एक दूसरे के सेंटर की तरफ लग रहे होते हैं, इसलिए इनको सेंटर फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो एज F12 या 21 आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। इसे आप याद रखिएगा, सेंट्रल फोर्स कई जगह आपकी मदद करता रहेगा। अब अगली चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक बॉडी m1 की यहां है और दो मासेस और आपके पास है, दो क्या कितने भी हो सकते हैं। तो अब ये बात चल रही है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये भी फोर्स लगाएगा इधर अट्रैक्शन का और ये भी लगाएगा इधर अट्रैक्शन का, तो फोर्स तो इधर ना होके इधर इनका रिजल्टेंट आएगा। तो इसमें दो प्रमुख बातें होती हैं, दो मेन बातें। पहली बात ये कि ये जो m2 है ना, वो जितना फोर्स इस पे लगा रहा है, मान लीजिए ये F डैश लगा रहा है, तो ये M3 वाला हो ना हो ये फोर्स इतना ही लगाएगा, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है किसी और की प्रेजेंस से। आप समझ रहे हैं ना कि अगर मैं किसी को 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो कोई दूसरा बंदा मौजूद है जो 20 न्यूटन का लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसी की मौजूदगी से ये जो फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेट फोर्स जब निकालेंगे तो इन सब फोर्सेस का आप एल्जेब्रिक सम लेते हैं या कह लीजिए वेक्टर सम। तो दो, पहली बात ये लिखिए कि किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिविजुअल फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा वेक्टर सम की बात ये लिखी है। तो इनका F1 F डैश और F डबल डैश का वेक्टर सम निकालोगे तो F नेट निकल आएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर है
तो उसमें स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, अर्थ की सरफेस पे है, अर्थ भी है और सरफेस पे कोई और प्लैनेट भी हो सकता है। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है आपकी अर्थ का मास और आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मैंने एक दूसरा फॉर्मूला भी आपके लिए लिखा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेंसिटी के फॉर्म में है, मास हटा के रेडियस और डेंसिटी के फॉर्म में, इसका बड़ा काम आता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, रो डेंसिटी है, आर रेडियस है, इसको याद करके आप रखिएगा। अब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, अब क्या होता है कि जब अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाए, इसके सरफेस से मान लीजिए आप ऊपर जाने लगे, यहां पहुंच गए हाइट एच पर, तो यहां तो आपने कहा था कि भैया जी होता है, यहां पर जी कितना हो जाएगा हाइट बढ़ने पर। तो जब आप हाइट बढ़ाते हैं तो इन जनरल जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसलिए काम का है कि अगर आपकी ये जो हाइट है इस रेडियस से बहुत छोटी नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना होता है, और अगर h की वैल्यू r से काफी छोटी है तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन या बाइनोमियल थ्योरम या अप्रोक्सीमेशन करके ये निकाल लेते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो gh की वैल्यू हो जाएगी जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इन जनरल। ये हाइट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अब जब अप्रोक्सीमेशन लेंगे, मतलब हाइट जो है वो रेडियस से काफी कम जब हो जाएगी, तो जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब हाइट रेडियस से काफी छोटी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूसरा आता है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ का मतलब वही है कि मान लीजिए धरती थी, आपने इसमें छेद, एक टनल बना दी और छेद करके अंदर चले गए यहां पर। अब कह रहे हैं अब बताओ, यह सरफेस पे तो जी था, अब यहां कितना जी डैश है? तो वो जी वन माइनस डी अपॉन आर होता है। डी क्या है? सरफेस से ये जो डेप्थ है, और रेडियस मालूम ही है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे फॉर्मूला आपका निकल के हाथ में आता है। तो जी एच जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस पे अक्सर आपके यहां सवाल बनते रहते हैं। अब वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए इस फॉर्मूले में ना, अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं, यहां पर पहुंच गए, ये डी ले रहे थे, तो डी की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ना, अगर डी को आर के बराबर रख दोगे तो जी डी कितना हो जाएगा? वन माइनस आर अपॉन आर। तो आपने देखा दोनों आर कट गए, यानी वन आ गया, तो जी डी की वैल्यू आ गई वन माइनस वन, और ये रहा जी, यानी जी डी की वैल्यू हो गई जीरो। अगर जी डी जीरो है तो मास होता है एम जी, और यहां पर जी डी की वैल्यू कितनी? जीरो है, तो मास इंटू जीरो बराबर जीरो। यानी यहां से हम क्या समझ पाए कि सरफेस ऑफ अर्थ की सेंटर पर यहां पर जो वेट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है। ये पकड़ के रखिएगा, मास जीरो नहीं होगा, वेट जीरो होगा, ध्यान रखना। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। एक अगर कोई मास वाली बॉडी है तो उसके सराउंडिंग में जहां तक वो फोर्स उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। कि कोई अगर मास वाली बॉडी, हमेशा अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, अर्थ है तो ठीक ही है, या कोई भी बॉडी है, उसके जहां तक आप फोर्स को महसूस कर सकते हो वो स्पेस कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात उठ के खड़ी हुई है, तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? क्योंकि फिजिक्स में तो केवल ये कह देने से काम नहीं होता, ये होता है। अगर होता है तो उसको क्वांटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि कितना होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये कहानी कितनी बनती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये होती है फोर्स अपॉन मास। एक यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, अगर आप बात करें तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है जो कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर से बात चलेगी। और आर को अगर इंफिनिटी कर दो, यानी आर किसी भी बॉडी से अगर आर बहुत ज्यादा कर दो, तो उस समय यहां पर आप बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली या जीरो हो जाती है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि आर बहुत बढ़ रहा है। तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई बॉडी है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी बनाई हुई है। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई है। तो इंफिनिटी से लेकर किसी भी मास को आप किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है।
तो यही लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन आप करोगे, वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। अब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? तो फॉर्मूला हुआ -Gmm, क्योंकि वो तुमने बताया था क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना वैल्यू बना, क्वांटिफिकेशन, तो Gmm/r। और यहां पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बताता है कि जो बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी से, अर्थ कह लीजिए, अर्थ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस कर रही है। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वहां पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है। ये एक फंडा है जो फिजिक्स में काफी हद तक आपका काम करेगा। तो -Gmm/r। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जो अगर पूछा जाता है कि जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम कहां होती है, तो मैक्सिमम होती है इंफिनिटी पर, उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये माइनस में चल रही है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे माइनस कम होता जाएगा, यानी जीपीई बढ़ती जाएगी, और यहां पर ये दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको पकड़े रहनी है। यहां पर आगे देखते हैं। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद ए यूनिट मास ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब हमने जीपी की बात की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अगर वो यूनिट मास के लिए है तो हम उसको बोल देते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो इसीलिए W/m लिखा हुआ है। उस एनर्जी को m से डिवाइड कर दो। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, माइनस प्लस हो सकती है, क्योंकि वर्क डन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, अब ये Vp की वैल्यू हो गई W/m। ठीक है भाई। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अर्थ। अर्थ से बात करें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल r दूरी पर कितना होगा। r जो ले रहे हो वो अर्थ के सेंटर से लोगे, ध्यान रखना, ये अर्थ का सेंटर है, इससे r लोगे आप कि भाई यहां पर हमें निकालना है इस पॉइंट P पर कितना हमारा पोटेंशियल है, बताओ। तो -Gm/r ये पोटेंशियल ऑफ दी अर्थ हो जाएगा। Gm अर्थ का रख दोगे तो, और ये सरफेस पे रखोगे तो -Gm/r, क्योंकि जब सरफेस पे आओगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के आपके बराबर हो जाती है। अब अगला टॉपिक इंटरेस्टिंग है, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी अर्थ की सरफेस पे आप किसी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पे अगर आप बॉडी को फेंकें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के ही चली जाए, लौटे ही ना। वरना क्या होता है कि आप जब किसी भी बॉडी को फेंकते हैं, मतलब यहां से, तो वो बॉल उछाली, टपक जाती है, थोड़ी देर यहां तक गई, फिर नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप यहां पर बॉल को इतनी एनर्जी दे दें, इतनी स्पीड दे दें, कह लीजिए कि वो इसको छोड़ के ही चली जाए, लौटे ही ना, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करती। मतलब आप सीधे फेंक रहे हैं, थोड़ा तिरछा फेंक रहे हैं, या कैसे फेंक रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। ये एंगल मैटर नहीं करता कि किस एंगल पे बॉडी को फेंका जा रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वाला कहानी होती है। तो और बॉडी के मास पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे आप एक क्रिकेट वाली बॉल फेंकिए, चाहे आप ट्रक को फेंकिए, स्पीड दोनों या वेलोसिटी दोनों को सेम चाहिए होगी। ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2Gm/r। ये यहां पर ये फॉर्मूले याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि अर्थ के केस में तो ये निकाला ही है, अगर क्योंकि आपके एग्जाम में ना अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट भी दे देते हैं। तो जब किसी और प्लेनेट की बातचीत की जाएगी तो उस प्लेनेट का एफजी तो वही सेम रहेगा, मास और रेडियस बदल देंगे आप। मरकरी की बात कर दें, किसी और प्लेनेट की बात कर दें, ठीक है। अब स्मॉल जी को इससे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्मॉल जी में जब हम लेके आते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है एस्केप वेलोसिटी का √2Gr। अब इसमें अगर रेडियस हम अर्थ की पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। किसकी है बेटा? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। यानी इतनी स्पीड से अगर आप किसी भी चीज को अर्थ की सरफेस से फेंकेंगे तो वो कभी लौट के नहीं आएंगी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे आपका ट्रक हो। समझ गए आप?
तो ये बड़ी एक क्लासिकल एक अच्छी बात है। और दूसरा आता ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट है, अब अर्थ की बात कर रहे हैं, वैसे कोई प्लेनेट हो सकता है, अगर इस ऑर्बिट में उसको हमें चक्कर लगवाना है, ये ऐसे घूमता रहे, ना ये इस पे टपके ना ये दूर जाए, तो हमको एक यहां पर इसकी एक वेलोसिटी देनी पड़ती है। अगर हम वो पर्टिकुलर वेलोसिटी इस ऑर्बिट की दे देंगे तो इसी में घूमेगा वो, ना ये इस पर गिरेगा ना दूर जाएगा। इस ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो स्पीड चाहिए उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ गए आप? अगर उससे कम या ज्यादा होगी तो या तो वो टपक जाएगा थोड़ी देर में, या पता लगा दूर निकल जाएगा सर्किल, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्वांटिफिकेशन भाई कितनी होती है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm अपॉन r प्लस एच। आर हो गई रेडियस जिस प्लेनेट का, अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ का, और एच होता है उसकी सरफेस से कितना हाइट पर है। अब इसी को स्मॉल जी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू आ जाती है। अगर हमारा स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल आर से काफी छोटा है तो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √g r। अर्थ के लिए वैल्यू होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर द अर्थ। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, अर्थ के काफी करीब रहोगे तो। अब रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी जो होती है वो अर्थ के केस में VE इज इक्वल टू √2 इंटू वी नॉट होती है। ये तब एप्लीकेबल होता है जब हाइट हमारी रेडियस से काफी कम हो, है ना। वरना अगर मतलब छोटी कम हाइट पर कोई ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो, अगर ज्यादा हो गया तो ये रिलेशनशिप फेल कर जाती है। तो इसको आप, ये मैंने लिख भी रखा है, इसको पकड़ के आप रखें बेटा। अब आता है कैपलर्स के लॉज। तो कैपलर के 3 लॉ आपके कोर्स में हैं, इस पे सवाल भी आते हैं, खासकर जो थर्ड लॉ है उस पे सवाल आपके यहां ज्यादा पूछा जाता है। तो कैपलर का पहला लॉ क्या है? तो कैपलर का पहला लॉ है कि जो प्लैनेट होता है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है वो अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स आप पढ़े होंगे 11 में मैथ्स होगी तो, या सर्किल को थोड़ा पिचका दीजिए तो इलिप्स बन जाता है। तो ये मान लीजिए आपका सन है जो फोटो बनी है, और इसका चक्कर लगाता है ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे, ऐसे चक्कर लगाता है प्लेनेट। अब ये जो इलिप्स होते हैं इसके 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस, इसे आप F1 कह दीजिए, और इसी पॉइंट पर एक दूसरा फोकस होता है F2। प्लूरल जो होता है उसे फोसाई पढ़ते हैं, लिखते FOCI है, और पढ़ते क्या है FOSAI। ये फोसाई है, 2 फोकस होते हैं किसके, इलिप्स के। तो ये बोलते हैं कि पहला ये बोलता है कि जो चक्कर लगा रहा है प्लेनेट सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है, और सूरज इन 2 फोसाई में से किसी एक फोसाई फोकस पे प्लेस्ड होता है, या तो इधर या इधर। ये पहला लॉ हो गया। अब जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है इसके प्लेनेट को, प्लेनेट सूरज से, उसको बोलते हैं पेरिहिलियन, ये लिखा P। तो पेरिहिलियन, और जो दूर वाली होती है सूरज से सबसे, उसे बोलते हैं फारदेस्ट को एपिलियन। तो ये आप वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में ये वर्ड टपका देते हैं। पेरिहिलियन का मतलब है पास वाला, और एपिलियन का मतलब है सबसे दूर वाला पॉइंट। ठीक, ये केपलर का पहला लॉ है। दूसरे लॉ की बात करते हैं प्लैनेटरी मोशन को। यहां पे बोला जाता है कि एरियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो जहां पर ये चक्कर अक्कर लगाने का लफड़ा था, वहां पर सन, ये प्लेनेट मान लो, ये प्लेनेट और ये सन है। अगर हम सन को प्लेनेट से एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें, और सपोज करिए 1 घंटे तक देखें ये क्या हुआ। मान लीजिए 1 घंटे में पी पॉइंट पी डैश पहुंचा, आपने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो एरिया है ना 1 घंटे में, ये एरिया कांस्टेंट रहता है जब वो यहां होगा। फिर 1 घंटा आप बैठ जाइए तो ये जो दूसरा एरिया होगा, ये दोनों एरिया, ये A2 वाला एरिया A1 के बराबर होगा। ये कहने का यहां पर मतलब है कि जो एक इमेजिनरी लाइन जो सन और प्लैनेट को जोड़ती है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है। तो एरियल वेलोसिटी विल बी सेम। अब इससे क्या होता है कि जो सन के पास वाला प्लैनेट है उसको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, तब देखिए एरिया इसके बराबर आएगा, पास है क्योंकि। तो इससे क्या हम समझे कि सन के पास अगर कोई प्लैनेट है नजदीक तो वो तेज चलने लगता है, और सन से अगर कोई दूर है तो उसकी स्पीड कम होती है। यानी इससे एक चीज ये भी समझिए, जो प्लेनेट चक्कर लगा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चक्कर नहीं लगा रहा है। जब सूरज के पास आता है तेज हो जाता है, सूरज से दूर जाता है धीरे हो जाता है।
और यहां पर ये मामला हो गया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये एरियल स्पीड हो गई, एरियल वेलोसिटी कह लीजिए, ये कांस्टेंट होती है, ये केपलर का सेकंड लॉ है। अब केपलर का आता है थर्ड लॉ, इस ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपको इस पे न्यूमेरिकल मिलते हैं। अब केपलर साहब ने बड़ी पूरा जीवन लगा के स्टडी करके ये तीसरा लॉ, तीनों लॉ दिए थे। तीसरा लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, यानी ये जो ये बोल रहा है कि भाई एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, आप ऐसे समझिए। तो एक चक्कर लगाने में प्लेनेट को मान लीजिए टी टाइम लगता है, जिसे आप टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, ये प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। जो इलिप्स होता है ना, इलिप्स में ये जो लंबी वाली डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये कम वाली को बोलते हैं माइनर एक्सिस। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और जब हम बोलते हो सेमी मेजर, तो सेमी मेजर का मतलब इसका आधा। नॉर्मली यहां तक की बात को हम 2a कहते हैं, तो सेमी मेजर एक्सिस a हो जाती है, इतना डिस्टेंस है ना। तो ये जो बड़ी वाली है वो रेडियस उसको बोलते हैं, उसका क्यूब कर दीजिए, इसके प्रोपोर्शनल है। अगर दो डिफरेंट प्लेनेट हैं तो आप T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब और अपॉन R2 का क्यूब। इस फॉर्मूले पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दो प्लेनेट आप लगा दीजिए, बात खत्म, बहुत ही आसान तरीके से। ये पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि समय कम है, एग्जाम आपके सर पे है। तो मैंने आपके लिए ये फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बना दिए हैं। इससे फायदा क्या है कि ये एक तो एक ऐसे पैटर्न पे हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। 100% फुली सॉल्व्ड है और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज के और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो इसको लगाने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैंने सही क्वेश्चन लगाए हैं। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मार्क्स भी बड़े अच्छे आएंगे। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लेकर लगा मारिए और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।